गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना मिर्जापुर की तरफ से मैं मिर्जापुर की टीम से अखिल श्रीवास्तव आप सभी का वेलकम करता हूं। मैं केमिस्ट्री की फैकल्टी आप सभी को मिर्जापुर की टीम की तरफ से वेलकम भी करता हूं और प्रमोट भी करता हूं कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई करें। जैसा कि हमारा टैग लाइन है कि पढ़ेगा उत्तर प्रदेश तो बढ़ेगा उत्तर प्रदेश, हर संभव प्रयास सफलता की ओर। तो जी हाँ, आप अपना सारा प्रयास करें सफलता की के लिए। हम जितनी भी हेल्प हो सकती है वो हम सारा हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोग ऑनलाइन आ जाएं, जो भी बच्चे हैं हमारे वो सारे ऑनलाइन आ जाएं। तो हम आपको नई चीज़ें, आज आपको भी पता है कि एक नए चैप्टर के साथ हम स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी जल्दी आप क्लास ज्वाइन करें तो हम लोग उसके बाद क्लास करते हैं। इससे पहले आपका केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट आपका ख़त्म हुआ है। तो मेरा ये सोचना है कि नीट के एग्ज़ाम के पहले पहले हम मेजर पोर्शन को ज़रूर कवर कर लें। तो उसी सीरीज में हम आज के चैप्टर की बात करेंगे। तो 2 मिनट का टाइम ले लीजिए आप सभी जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें। अब मैं 1-2 मिनट चुप हो जाता हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें 1 मिनट के अंदर। होप कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर हो रही होगी और मेरा जो विजिबिलिटी है, जो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ वो भी क्लियरिटी के साथ दिख रहा होगा। कहीं पे ब्लरनेस या ऐसा कुछ नहीं होगा तो कि ठीक ही होगा। मतलब मेरे जहाँ तक मुझे लगता है कि आवाज़ और ये क्वालिटी आपको ठीक जा रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रखर, सुबी, सुहासिनी, निखिल, आदित्य, शिवांगी, शुभांगी, वैष्णवी, सभी आप लोग आ जाएं क्लास में। और आलोक हैं, रवि हैं, कुछ नए नए लोग भी हैं, उन सभी का भी वेलकम है। देवांश है। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग क्लास में आ जाएं। तो मैं आज आपको नए चैप्टर की बात करता हूँ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। इस योजना में जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो ये योजना चल रही है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, इसमें आपका सभी का वेलकम करता हूँ और जल्दी जल्दी आप लोग आ जाएं क्लास में। तो आज मैं रेजोनेंस के आगे वाले पार्ट को डिस्कस करूंगा। तो जल्दी जल्दी क्लास में आ जाएं, जल्दी जल्दी क्लास में आ जाएं। और आप लोग मुझे मैसेज करिएगा सो दैट मैं आपके चैट का रिप्लाई भी कर सकूं बीच बीच में। ठीक है, चलिए। तो प्रखर, सुभाषिनी, शुभी, सौम्या, रिया, और क्या नाम है, आलोक, रवि, जो भी हमारे स्टूडेंट है, रेगुलर स्टूडेंट है, सारे आप क्लास में आ जाइए जल्दी जल्दी। तो मैं रेजोनेंस की बात करूं, स्टार्ट करें पढ़ाना, आज का लेक्चर स्टार्ट करें। आज का लेक्चर स्टार्ट करें। चलिए आप लोग मैसेज करते रहिएगा बीच बीच में अगर मैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में मैंने आपको रेजोनेंस की बात की थी और मैंने आपको ये बताया था कि रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड डीलोकेलाइजेशन ऑफ कौन सा इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होता है ड्यूरिंग द रेजोनेंस। ठीक, और उसमें मैंने एक चीज और बताई थी कि यहाँ पे कॉन्जुगेट सिस्टम होता है। कॉन्जुगेट सिस्टम का मतलब जहां पे अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाली कंडीशन आ जाए उसको हम कॉन्जुगेट सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद मैंने कुछ और चीजें बताई थी, जैसे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन का चीज बताई थी, किस तरह से बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। अब क्या नाम है, निखिल, आदित्य,
निकिता, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं उसके थोड़ा सा आगे। अच्छा, रेजोनेंस जो है, रेजोनेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रेजोनेंस किसी भी कंपाउंड की स्टेबल होने की चीजों को बताता है। ठीक है, तो रेजोनेंस से हमें क्या पता चलता है कि कोई कंपाउंड स्टेबल है या नहीं। मतलब अगर कोई कंपाउंड रेजोनेटिक स्टेबिलिटी को रख रहा है तो उसको ज्यादा स्टेबल हम मानते हैं। ठीक है, इतनी बातें, बेसिक बेसिक बातें आपकी हो गई थी। तो नेक्स्ट आप लिखिएगा कि इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस, इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस, हेडिंग डालिएगा इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस में कुछ पहली चीज क्या है रेजोनेंस के इफेक्ट में, कि ये क्या करता है, ये किसी भी कंपाउंड की ग्रेटर स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्या करेंगे, रेजोनेंस, रेजोनेंस डील्स विद द ग्रेटर स्टेबिलिटी, ग्रेटर stability of any कंपाउंड। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जहां पे भी रेजोनेंस होता है, जहां पे भी रेजोनेंस होता है, सपोज एक मैं एग्जांपल ले देता हूं, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा इसमें। ये वाली कंडीशन है रेजोनेंस की। ठीक है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाली कंडीशन होगी तो रेजोनेंस वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाऊंगा, मान लीजिए मैं इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, मैं बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ और इस बॉन्ड को मैं यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ। तो देखो, यहाँ से जब यहाँ पे शिफ्ट करूंगा तो बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चला गया, ये वाला सेंटर क्या होगा, ये तुम्हारा पॉजिटिव सेंटर हो जाएगा और ये वाला सेंटर क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जब इसकी तुम शिफ्टिंग कराओगे यहां से यहां तक, ठीक है, या इसको उठा के तुम क्या करो, इसको उठा के यहां ना ले जाके इसको इस वाले कार्बन पे लाओ। ठीक है, पहले तो कार्बन पे लेके आओ, तो इसका एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होगा जिसमें तुम ध्यान से देखते जाना कि डबल बॉन्ड उठ के इस बीच इसके बीच आया, इसको ऐसे कर लो 1 2 3 4 5, 1 और 2 का जो डबल बॉन्ड है वो 2 और 3 के बीच में आ गया, 2 और 3 के बीच में आ गया, और 3 और 4 का जो डबल बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में इसके पास आ गया। ठीक है, ये आपका एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगा और यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंटर आ जाएगा। ठीक, तो ये इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब देखो ये इसका या ये इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होगा, तो रेजोनेंस में क्या होता है, जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है, तो जो बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड से थोड़ा बड़ा और सिंगल बॉन्ड से थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में होती है उसकी बॉन्ड लेंथ। तो इसकी हम बॉन्ड लेंथ को यहाँ पे अगर रेजोनेंस है तो मैं ये नहीं बोल सकता कि इसकी बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड की लेंथ के बराबर होगी, या इसकी बॉन्ड लेंथ सिंगल लेंथ के बराबर होगी, या इसकी डबल लेंथ के बराबर होगी। अगर जिस सिस्टम में जहां तक रेजोनेंस होगा वहां तक बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच ही होगी। ये हमें पता चलता है रेजोनेंस के स्ट्रक्चर से। तो इस लाइन को भी आप लोग लिख लीजिएगा कि बॉन्ड लेंथ इज इन बिटवीन, यहाँ पे लिख लीजिएगा इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस में, बॉन्ड इज इन बिटवीन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच होती है ये आपके बॉन्ड लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर
तो ये थोड़ा सा आपको रेजोनेंस के बारे में, इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस, बेसिकली ये ग्रेटर स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। और जो बॉन्ड लेंथ होती है, ये जो स्ट्रक्चर होगा इसी में आपका एक मेन स्ट्रक्चर होगा, और जो इसका दूसरा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगा इसको हम जब रिप्रेजेंट करते हैं वो, तो उसे हम इस साइन से शो करते हैं कि ये वाला इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगा। अब थोड़ा सा रेजोनेंस की बात और कर लेते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए जरा, इसको लिख लीजिए, 1 मिनट, इसको लिख लीजिए। अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एक रेजोनेंस एनर्जी की बात करता हूं कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, क्यों हम रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। अब रेजोनेंस एनर्जी के बारे में देख लो। देखो, रेजोनेंस एनर्जी के बारे में देखो, सबसे पहले तो पता कैसे चला। अगर मैं यहां पे साइक्लो, ये क्या है, साइक्लो एल्कीन, ये साइक्लोहेक्सेन है ना, साइक्लोहेक्सेन है, तो साइक्लोहेक्स 1 ईन साइक्लोहेक्स ईन है, ठीक है। तो अगर मैं साइक्लोहेक्सीन की हाइड्रोजन से रिएक्शन कराऊं, साइक्लोहेक्सेन की किससे रिएक्शन कराना है, हाइड्रोजन से, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस वाले पार्ट पे, डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है, तो दिस इज नोन एज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो आफ्टर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो होता है, ये जो वैल्यू आती है, हाइड्रोजन जब इसमें एड अप हो जाएगा तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और हाइड्रोजन जाके वहां पे जुड़ जाएगा, तो इस रिएक्शन को आप बोलेंगे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। आफ्टर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ये क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, CY साइक्लोहेक्सेन, और यहां पे क्या था, ये साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। तो इस केस में जो इसकी एनर्जी आती है वो 28.6 किलो जूल के आसपास आती है। ये डेटा कैलकुलेटेड है, तो ये आपको याद नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखना है कि 28.6 किलो जूल के अप्रॉक्स इसकी एनर्जी आती है, किलो जूल पर मोल, ठीक है। लेकिन अब ये जब एक्सपेरिमेंट किया गया, अब जरा यहाँ देखो ध्यान से, जब एक्सपेरिमेंट किया गया बेंजीन के साथ, जब एक्सपेरिमेंट किया गया बेंजीन के साथ, तो बेंजीन में क्या है कि यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। अगर मैं इसको 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्शन कराऊं, मतलब अगेन इसका भी हाइड्रोजनेशन कराऊं और इसको अगेन साइक्लोहेक्सेन बनाऊं, तो होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि जो इसमें एनर्जी आनी चाहिए थी वो 28.6 इंटू 3 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऐड अप हो रहे हैं, ठीक है। सो भी अगर ये ऐड हो रहे हैं तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, आप लोगों की वैल्यू आनी चाहिए थी 85.8 किलो जूल पर मोल होनी चाहिए, किलो जूल पर मोल होनी चाहिए थी, इतनी जूल होनी चाहिए थी, क्योंकि 1 मोल में इतना आ रहा है, तो 3 मोल में कितना होगा, मोल कॉन्सेप्ट लगा दिया मैंने। 3 मोल के लिए इसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, 85.8 होनी चाहिए। बट अगर हम देखें इसकी जो बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी, जो इसकी हाइड्रोजनेशन एनर्जी है, बेंजीन की जो एनर्जी है हाइड्रोजनेशन एनर्जी, वो आई 49 पॉइंट समथिंग, अब 49.3 या ऐसा कुछ आया था वैल्यू किलो जूल पर मोल, ठीक। तो साइंटिस्टों ने ये सोचा कि ये जो एनर्जी आ रही है, आनी चाहिए थी ये, तो ये, बट आई कौन सी एनर्जी, ये वाली एनर्जी आनी चाहिए थी ये, बट आई कौन सी एनर्जी, ये। तो रेस्ट ऑफ एनर्जी जो थी, यानी अप्रोक्सीमेटली अगर आप इसे माइनस करके देखेंगे तो 36 के आसपास आएगा। देखिए, एक यहां कर देंगे तो 50 हो जाएगा, तो 60 70 80 30 30 35 36 36, यानी कि इसकी जो 36 किलो जूल पर मोल की एनर्जी जो जा रही है, जो लैक हो रही है, जो एक्चुअल में आनी चाहिए थी, जो नहीं आई,
दैट एनर्जी इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। और उस एनर्जी की वजह से इस कंपाउंड को ज्यादा स्टेबलाइजेशन मिल रही है। यहां से रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था कि रेजोनेंस एनर्जी का क्या है, ठीक है। तो ये जो एक्चुअल एनर्जी से जो डिफरेंस आया, दैट डिफरेंस इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। तो यहां अगर मैं रेजोनेंस एनर्जी की बात करूं रेजोनेंस एनर्जी की बात करूं तो वो 36 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आती है। आप एक बार माइनस करके देख लेंगे। तो ये आपको याद नहीं करना है, बस मैं बता रहा हूं कि रेजोनेंस एनर्जी कैसे होती है और ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करता है। जो कंपाउंड जितना ही ज्यादा जिसके पास एनर्जी होता है वो कंपाउंड उतना ही कम स्टेबल होता है। जिसके पास जितना ही एनर्जी होगा वो उतना ही कम स्टेबल होगा, और जितना कम एनर्जी होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है एनर्जी का रूट के हिसाब से। जैसे कि मैं छोटे बच्चे की बात करूं, आपने देखा होगा कि आपके घर में जो छोटा बच्चा है वो दिन भर खेलता रहता है। वो क्या खेलेगा वो नहीं पता, कभी वो किसी चीज को फेंकेगा, कभी किसी चीज को तोड़ देगा, कभी आपसे बात करेगा, कभी मम्मा के पास चला जाएगा। वो दिन भर कुछ ना कुछ करता रहता है, हाईली एनर्जेटिक है, तो उतना ही वो अनस्टेबल भी है। आप क्या है, आपकी एनर्जी थोड़ी उसके कंपैरिजन में फोकस्ड है, मतलब आपको पढ़ना है, लिखना है, जो भी है आपका काम फिक्स है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1 मिनट में केमिस्ट्री की क्लास लिया, पता चला 2 मिनट बाद फिर मैथ्स की क्लास में चले, ऐसा नहीं कर सकते। एक प्रॉपर आप कर रहे हैं काम, तो आप ज्यादा स्टेबल हो गए उसके कंपैरिजन में। और आप देखिए आपकी एनर्जी भी क्या होती है, उससे थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है आपकी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रेजोनेंस एनर्जी के बारे में है। डेटा नहीं पूछा जाएगा, बट आपसे पूछा जाता है कि कभी कभी कि यही एग्जाम्पल भी दे दिया जाता है और पूछ लेते हैं, तो फिर थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो होप कि आपको समझ आ गया होगा ये सारी चीजें, ठीक है, समझ आ गया। अब आगे बढ़े थोड़ा सा, देखो जल्दी जल्दी बताओ, एक बार मैसेज करो मुझे, जल्दी जल्दी मैसेज करो, करें आगे चलें। अच्छा, अब मैंने एक चीज और आपसे पूछी है, एक स्ट्रक्चर और बताइए, एक कंडीशन मैंने और बताई है कि रेजोनेंस कहाँ कहाँ होता है। मैंने ये बताया आपको कि रेजोनेंस कहाँ कहाँ होता है, तो जितने भी कॉन्जुगेट सिस्टम है वहां पे रेजोनेंस होता है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड वाली कंडीशन में रेजोनेंस होता है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के साथ अगर कार्बोकैटायन हो तो वहां पे रेजोनेंस होता है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बगल में कार्बन एनायन है तो वहां पे रेजोनेंस होता है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साइड में अगर आपका एक फ्री रेडिकल है तो वहां पे भी रेजोनेंस होता है। कुछ और भी चीजें हैं रेजोनेंस के बारे में जो आपको जाननी चाहिए, आप उसको थोड़ा सा सुन लीजिए और यहाँ पे लिख भी लीजिए। ये आपको टू दी पॉइंट ही लिखिएगा क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने चाहिए। देखो, अगर कहीं ऐसी कंडीशन आ जाए कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की जगह यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड की जगह क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि ऐसे केस में जहां पे ट्रिपल बॉन्ड हो उसमें से सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। क्यों? क्योंकि सभी आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि रेजोनेंस होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, जो कंपाउंड है वो क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, एक प्लेनर होना चाहिए, ठीक। प्लेन में आएगा तभी वो इलेक्ट्रॉन को डिलोकेलाइज कर देगा, बताइए ये बातें। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं बात करूं जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ सिग्मा, एक सिग्मा 2 पाई है। अच्छा 2 पाई है, जरा इसको देखो, एक मान लो एक पाई जो बना वो पी वाई में बन गया और एक पाई तुम्हारा बन रहा है जेड में ऐसे, जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अगर ये इस तरह से बन रहा है बेटा, तो अगर एक उस प्लेन में है तो दूसरा उसके परपेंडिकुलर है,
तो ऑब्वियस सी बात है कि जब जो उसके प्लेन में होगा वही पार्टिसिपेट करेगा, जो उसके परपेंडिकुलर होगा वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसलिए मैं इसको एक ही चीज दिखा रहा हूं कि जहां पे भी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो वहां रेजोनेंस तो होता है, बट इसमें सिर्फ एक ही बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड, एक ही पाई वाला जो सिस्टम है वो पार्टिसिपेट करेगा। तो यहां पे लिख लीजिएगा, इन केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड ओनली वन पाई बॉन्ड participate in रेजोनेंस। ठीक, केवल एक ही पाई रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर पाएगा, क्योंकि बिकॉज अदर पाई बॉन्ड इज आउट ऑफ प्लेन और perpendicular to the first पाई बॉन्ड, इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं करता। हालांकि ये थ्योरी कभी अभी तक मेडिकल में नहीं पूछा गया है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज, अगर कभी भी ये सारी कंडीशन आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर कभी भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए पार्टिसिपेट करने के लिए, अगर एक ही लोन पेयर है तब तो आप उसे पार्टिसिपेट करा देंगे, लेकिन अगर किसी भी सिस्टम के साथ दो लोन पेयर आ गया तो उन दो लोन पेयर से सिर्फ एक ही लोन पेयर को आप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कराओगे। जैसे देखो यहाँ पे सॉरी दो। अब यहाँ पे देखिए, आप एक काम और क्या कीजिए कि वैलेंसी अपने से सेटिस्फाई कर लिया कीजिए ना। यहाँ पे हाइड्रोजन रखना है, जो भी रखना है, यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो इसको जब मैं पार्टिसिपेट कराऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास ऑब्वियस सी बात है सिर्फ एक ही लोन पेयर है, तो सिर्फ मैं इसको ही पार्टिसिपेट करा सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास ऑप्शन आ गया दो, जहां मेरे पास दो लोन पेयर है, ठीक है, जैसे इसी का एग्जांपल में यहाँ OH 1 2 3 4 1 2 3 4 OH ले लो, तो यहाँ पे देखो दो आ गए। अब इसको ये बहुत आराम से बनाइएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इन दो जगह पे अभी पहले समझ लीजिए फिर लिखेगा। यहाँ पे ये वाला एक इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट कर देगा, जैसे मान लो ये यहाँ आया, ये इधर चला गया, ऐसा। लेकिन यहाँ पे इन दोनों में से जहां आपके पास चॉइस हो वहां पे सिर्फ एक ही जाएगा लोन इसमें बॉन्ड में। क्यों? क्योंकि अगेन वही वाली कंडीशन होगी कि एक तो उसी प्लेन में रहेगा, दूसरा क्या होगा, आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। तो व्हेन टू इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट only one electron, two lone pair is present, only one lone pair participate in resonance। तो ये आप बना लो, फिर मैं ये चीजें लिखा देता हूं आपको, ठीक है। तो ऐसी जगह पे आपकी रेजोनेंस होने के चांस होते हैं, ठीक है। लिख लीजिए, ये हटा दूं, इसको मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिए। व्हेन टू लोन पेयर आर प्रेजेंट, only one lone pair participate in resonance। when two lone pair are present, only one lone pair participate in resonance, because one lone pair are along the plane and other lone pair are out of the plane, because one lone pair are along the plane and other lone pair are out of the plane, ठीक।
चले, अब आपको ये पता चल गया कि ग्रेटर स्टेबिलिटी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। अब नेक्स्ट लिखिएगा कंडीशन फॉर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। कंडीशन फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे से आपके क्वेश्चंस आते हैं। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के लिए, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तब क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो चीज आपको बतानी है। अब मैं इसके बाद में आपको रेजोनेट के स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन, ड्यूरिंग रेजोनेंस, delocalization of pi electron takes place। सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो फ्री इलेक्ट्रॉन को भी आप डिलोकलाइज करा सकते हो, बट वो मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन होगा तभी, ठीक है। तो ड्यूरिंग रेजोनेंस डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, द पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस इज फिक्स, द पोजीशन ऑफ द, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस इज फिक्स्ड। कभी भी रेजोनेंस में न्यूक्लियस की पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, रेजोनेंस में कभी भी न्यूक्लियस की पोजीशन चेंज नहीं हो सकती है। रेजोनेंस में सिर्फ जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा बाय द डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं फिक्स, ठीक, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, आपने इनोल का नाम सुना होगा, कीटो इनोल फॉर्म, ठीक है। जैसे मान लीजिए कीटोनिक फॉर्म है, कीटोन है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, एसिडिक मीडियम में, ये कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, बट अगर आपने 11th में पढ़ा होगा तो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म में आइदर दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडियम और दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द बेसिक मीडियम, ठीक है, सुहासिनी। तो बेटा जब ये एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगी तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे देखिए बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाती है, यहाँ पे इन बन जाता है और ऑल बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए, हालांकि जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसा होता नहीं है, मैकेनिज्म तो आपका हाइड्रोजन है तो वो एसिडिक है तो बेसिक वाले पार्ट पे जाएगा, फिर चीज होती है, बट बेसिक आपको ये ध्यान रखना है कि बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो या बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो, और बॉन्ड के बाद जो हाइड्रोजन होगा उसको ऊपर शिफ्ट कर दो। तो ये होता है तुम्हारा इनोल फॉर्म, इन ऑल फॉर्म, और ये होता है कीटो फॉर्म। इनोल फॉर्म क्यों बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से क्या हुआ, इन हुआ, और यहाँ पे OH आ गया तो ऑल हुआ, तो इसका इस कंपाउंड का नाम हो गया इन ऑल फॉर्म। क्या नाम हुआ, इन ऑल फॉर्म, इनोल फॉर्म बोलते हैं इसे। और एक कीटोन है तो कीटो फॉर्म हो गया। अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियस शिफ्ट हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन एटम यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है और बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है। हाइड्रोजन एटम शिफ्ट हुआ तो ये यहाँ से आ गया, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि रेजोनेंस बोलता है कि ड्यूरिंग द रेजोनेंस आपका ये क्या होगा, आपका पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस इज फिक्स्ड। न्यूक्लियस की पोजीशन फिक्स होती है। अगर आपको कहीं ऐसे स्ट्रक्चर में आपको एटम के ट्रांसफर से अगर स्ट्रक्चर बन गया, इसका मतलब है दैट स्ट्रक्चर इज रॉन्ग, वो स्ट्रक्चर आपका रॉन्ग होता है। स्ट्रक्चर में कभी भी न्यूक्लियस की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। ये होती है रेजोनेंस की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन आपका रेजोनेंस नहीं है, ये टॉटोमेरिज्म है, ये कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म है। नीट में ऐसे क्वेश्चन देते हैं और यही वाला एग्जांपल भी देते हैं। एक बार आप इसे लिख लीजिए, इसका एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं, अगर यहाँ जगह नहीं है थोड़ा, आप इसे लिख लीजिए तो एक और एग्जांपल दे देता हूं।
एक और एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ लिखिए, हो गया होगा आपका शायद। क्यों सुपोजन हो गया? निखिल समझ आ रहा है बेटा? आलोक, सुधा, देखो एक जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं आपको, ये एसिड है मेरा, है ना, ये एसिड है, ठीक। तो अब अगर मैं देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रख दूं और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ ले जाऊं, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ ले जाऊं और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ ले जाऊं, अभी कैसे इलेक्ट्रॉन जाता है, क्या होता है, वो सब मैं धीरे धीरे आपको स्ट्रक्चर बना बना के सिखा दूंगा। तो इसमें क्या होगा, जो स्ट्रक्चर आपका बनेगा, या पॉजिटिव सेंटर, ठीक, ठीक है, पॉजिटिव सेंटर बन गया। तो देखो इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, इस स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन से ऊपर O ऑक्सीजन और यहाँ पे CH3, कार्बन के ऊपर O और यहाँ पे CH3। यहाँ पे पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस फिक्स है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो विद द हेल्प ऑफ ओनली डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बन रहा है। बट अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं, इधर CH3 CH3, बट यहाँ पे देखो ये CH2 हो गया, मतलब तुमने क्या किया, एक न्यूक्लियस की पोजीशन को चेंज कर दिया है। दैट्स व्हाई दिस वन इज द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बट दिस वन इज नॉट अ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। क्लियर है? यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कंडीशन में, सेकंड पॉइंट, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको लर्न करना भी पड़ेगा, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, जो आपने जो अभी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाया था दोनों ही कंडीशन में, तो उन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फिक्स होते हैं। कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके फिक्स होते हैं, वो कभी भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होते हैं। उनको राइट डाउन करने का मेथड अलग हो सकता है, उनको राइट डाउन करने का मेथड अलग हो सकता है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा फिक्स होते हैं, स्टेबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप राइट डाउन कर लीजिएगा, ये पॉइंट भी राइट डाउन कर लीजिए कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर must have same number of unpaired electron, ठीक, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर must have same number of unpaired electron, however they differ in the रिप्रेजेंटेशन। वो रिप्रेजेंटेशन में जब आप उसे दिखा रहे हैं तब वो थोड़ा सा हो सकता है डिफर हो, बट उसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो सेम होता है। अब अगर मैं इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं, तो देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए यहाँ पे 4 बॉन्ड बन गया, नाइट्रोजन को आपको पता है 3 ही बॉन्ड बनता है, तो इसका मतलब है नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक, और यहाँ पे आपने एक नेगेटिव चार्ज डाल दिया है, ये नेगेटिव चार्ज है और इसके पास ऐसा। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है। अब मैं इसको बोल सकता हूं कि दिस इज द नंबर 1, ये आपका नंबर 1 ऑक्सीजन है, सेकंड एटम आपका नाइट्रोजन है, थर्ड एटम आपका क्या है, ऑक्सीजन है। तो जब मैं इसका दूसरा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे ऐसा, क्योंकि अगर ये डबल बॉन्ड होगा तो रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, रेजोनेंस होने के लिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चाहिए, है ना।
तो इस तरह की कंडीशन हो गई। ठीक है सुभाषिनी, शुभी, तो बेटा देखो यहाँ पे ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ठीक है। अगर ये यहाँ आया तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, ये इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। और ये जो डबल बॉन्ड है वो उठ के अगर यहां आ जाए, डिलोकलाइजेशन ही करानी है मुझे, अगर ये यहां से यहां आ गया और इसका डबल बॉन्ड यहां से यहां चला गया, तो देखो जो इसका दूसरा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना, पहले तो तुम ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये बना लो। अब जहां यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। और इसका नेगेटिव वाला पार्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नेगेटिव वाला खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये कंडीशन होगी। और ये जो लोड ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये देखो यहां से उठ के यहां आ रहा है। तो जब बॉन्ड होगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन होगा, और जब इलेक्ट्रॉन होगा तो इस वाले पोर्शन से यहाँ पे क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, जो कि ऐसा होगा। और ऑलरेडी इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन थे ही। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं, ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं वो कैसे बन रहे हैं, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही हो रहे हैं। इसलिए ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हुआ। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या हो रहा है, पहले वाले कार्बन और दूसरे वाले नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड था, जहां पहले वाले ऑक्सीजन और दूसरे वाले नाइट्रोजन में सिंगल बॉन्ड आ गया। मतलब आपने डिलोकलाइजेशन किया, आपके नंबर ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो फिक्स रहे, लेकिन उनका अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया। सो दीज आर नोन एज रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, हाउएवर दे हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। प्लीज इसे राइट डाउन कर लीजिए। इसे राइट डाउन कर लीजिए, कंडीशन फॉर द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। कुछ कंडीशन और है, उसको आप भी सुन लीजिए। जो जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, तो इसमें थोड़ी सी एनर्जी का डिफरेंस होगा, लेकिन जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट यही है, एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर is similar or approximately same, not equal to same but approx same होनी चाहिए। तभी आप बोलेंगे कि ये एक दूसरे का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। पता चला इन दोनों में बहुत ज्यादा रेजोनेटिक एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है, तो आप नहीं बोल सकते हैं कि ये आपका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगा। तो एनर्जी के बेसिस पे भी अगर आप बोलेंगे तो एनर्जी आपका क्या होगा, बहुत ही ज्यादा सिमिलर होगा। तो ये भी एक आपका रेजोनेंस का ही पार्ट है, इसे भी लिख लीजिए, ठीक है। ये आपका देखो रेजोनेंस के जो कंडीशन है, ये रेजोनेंस की कंडीशन को फॉलो करना चाहिए सारी, ठीक है। नेक्स्ट इसका एक और पॉइंट है जो मैं बता चुका हूं, बट थ्योरी दिखाया नहीं मैंने आपको, तो वो भी सुन लीजिए। आपने रेजोनेंस में पढ़ा है कि डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये तो क्लियर है। लेकिन जो डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वो वहीं पे होगा जो प्लेनर हो। अगर वो आउट ऑफ प्लेन चला गया तो वहां पे कभी भी डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। इसके पहले मैंने एक लेक्चर में आपको सिखाया था कि अगर मान लो 2 रूम है, क्लास 11th नीचे, क्लास 12th ऊपर, तो 11th का बच्चा नीचे डिलोकलाइज करेगा, 12th का बच्चा ऊपर डिलोकलाइज करेगा। लेकिन अगर 11th के बच्चे को डिलोकलाइज कराना है 12th में, तो उसे ऊपर भेजना पड़ेगा, या 12th के बच्चे को डिलोकलाइज कराना है नीचे, तो उसे नीचे भेजना पड़ेगा। तो मतलब इसका क्या है कि जो भी एटम होंगे वो क्या होने चाहिए, उनको मस्ट बी प्लेनर, वो क्या होने चाहिए, सभी प्लेनर होने चाहिए।
तो ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा। ड्यूरिंग रेजोनेंस, the atom which participate in resonance must be in plane, वो एक प्लेन में होना चाहिए। ये कंडीशन है रेजोनेंस की, ये भी कंडीशन है रेजोनेंस की। इस चीज को आप राइट डाउन कर लें, ठीक है। अब मैं थोड़े से स्ट्रक्चर की बात करूंगा। आज मैं आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा थोड़ा थोड़ा, इसके बाद मैं आपको और ढेर सारे स्ट्रक्चर की बात करूंगा। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, ये कंडीशन जो आपने पढ़ा, एक चीज और है कि जैसे आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है या इंडिपेंडेंट? मुझे बताओ, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है या डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है? जल्दी से बताओ। वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ठीक है आपने, वो अप टू 3 कार्बन वर्क नहीं करता। लेकिन रेजोनेंस के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, कितनी भी लंबी चेन लगा दो, अगर वहां पे डीलोकलाइजेशन की पॉसिबिलिटी बन रही है, मतलब कि वहां पे अगर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाली कंडीशन है, तो आपका रेजोनेंस जो है वो लास्ट कार्बन तक होगा। मतलब मेरा ये कहना है कि अगर मैं एक लंबी चेन ले लूं, ठीक है, इसमें मैं कंडीशन डाल दूं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो ये पूरी अगर कंडीशन फॉलो कर रही है तो इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक रेजोनेंस होगा। मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। तो ये कंडीशन तो नहीं है, बट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। रेजोनेंस इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, ठीक है। इसीलिए ये कंपाउंड को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, इसीलिए ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। चलिए अब थोड़ा सा एक हम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन को कैसे कैसे मूव करा सकते हैं आप, और उसके बाद हम थोड़े स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करेंगे, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की, ठीक है। और फिर रेजोनेंस के बारे में कुछ अलग सी चीजें भी मैं आपको लिखाऊंगा इसमें, है ना। तो चलिए ये लिख लो फटाफट। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा, जब भी हम इलेक्ट्रॉन को, ध्यान से सुनना इसे, जैसे मान लो जब भी हम इलेक्ट्रॉन को मूव कराएंगे तो वहां पे हम क्या करते हैं, एक फिश एरो का यूज करते हैं। कौन सा एरो का यूज करते हैं? फिश एरो। मछली जानते हैं ना, मछली, तो फिश एरो क्या होता है, वो ऐसे होता है, ये देखिए ऐसा होता है फिश एरो, इसको बोलते हैं फिश एरो। फिश एरो का यूज करते हैं, मतलब हम उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जहां से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट मूव कराना है, जैसे मान लो यहां से मूव कराना है, तो उस पॉइंट से उसका 10 होना चाहिए, और जिस पॉइंट पे ले जाना है वहां पे उसका हेड होना चाहिए। ये 10 है, उसका हेड है। तो जहां से मूव कराओगे वहां से लेके दूसरे पॉइंट तक उसका हेड होना चाहिए। अगर आपने हाफ एक ही इलेक्ट्रॉन को मूव कराया तो इसको हम हाफ फिश एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हाफ फिश एरो है और ये फुल फिश एरो है। फिश एरो बोलते हैं, फिश फिश मतलब मछली होती है, फिश एरो, ठीक है, फिश एरो के थ्रू दिखाते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए तुमको यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन को दिखाना है, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां से दिखाना है, ठीक।
तो तुम क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां दिखा सकते हो, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां दिखा सकते हो। अगर तुमने इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां दिखाया तो तुम्हें ये दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां उस सेंटर पे पॉजिटिव, और जहां पे गया होगा वहां पे इस तरह से तुम बॉन्ड की शिफ्टिंग करोगे और यहाँ पे नेगेटिव कर देना, ठीक है, जहां गया होगा नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान देना कि जहां से जाए, जैसे यहां से इधर जा रहा है तो इस पॉइंट से एरो निकालना, इसे फिर एरो करके यहां घुसा देना, कि मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक इसका ट्रांसफर हो रहा है। तो एक तो तुम्हें फिर एरो समझ में आया कि कैसे लेके जाएंगे, दूसरी चीज समझ लो कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। तो पहले एक दो मेथड थर्ड है जिस पे आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहां से यहां तक हो सकता है। ये मैं सारी बेसिक चीज बता रहा हूँ रेजोनेंस के बारे में, ये सब कुछ बेसिक है। अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो हालांकि मैं स्किप कर सकता हूँ, बट आपको जानना जरूरी है, थोड़ा सा आप जानते रहेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। तो देखो ये फिश एरो के बाद हम बात करते हैं कि कैसे हम इसे मूव कराएं। तो इसे देखो मूव कराने का एक तो है एटम टू बॉन्ड टू एटम। एक हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जो डीलोकलाइजेशन दिखानी कहां से दिखाएं, बॉन्ड टू एटम। तो बॉन्ड टू एटम कैसे दिखाऊंगा मैं, जैसे देखो ये वाला स्ट्रक्चर ले लेता हूं मैं, ये ठीक है। तो ये बॉन्ड है, इसके बगल ये वाला एटम है, फिर ये वाला एटम है। तो बॉन्ड से एटम जाएगा तो इस बॉन्ड से यहां पर मैं दिखा सकता हूं। तो ये तो कोई यहां से गया तो यहां पे चला गया, तो यहां पे नेगेटिव आ जाएगा और यहां पे पॉजिटिव, क्योंकि इस वाले प्लेस को वो छोड़ रहा है। तो इस तरह से हम बॉन्ड टू एटम मूवमेंट इसकी करा सकते हैं। ध्यान से देखना क्या क्या कह रहा हूं मैं, बॉन्ड टू एटम। तो बॉन्ड के बगल वाला जो भी एटम है, चाहे इधर ले जाना चाहो इधर ले जाओ, इधर ले जाना चाहो इधर ले जाओ, तुम्हारे ऊपर है। बस ऐसा समझो मैं यहां खड़ा हूं, मेरे बगल में प्रखर है, उसके बगल में शिवपूजन है। तो अगर मेरे और प्रखर के बीच में बॉन्ड डबल बॉन्ड है और शिवपूजन और प्रखर के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो जब बॉन्ड टूटेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है या तो मेरे ऊपर आएगा या तो प्रखर के ऊपर जाएगा, शिवपूजन के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि शिवपूजन उससे डायरेक्ट अटैच नहीं है। तो इसको जब तुम ले जाओगे तो ये जो अरेंजमेंट होगी इसे क्या बोलेंगे, बॉन्ड टू एटम। तो जिस एटम पे जाए वहां पे नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां गया, और जिस एटम के थ्रू जाए वहां पे पॉजिटिव हम लिख देते हैं। जैसे अगर बॉन्ड शिफ्ट होके शिवपूजन मेरे और निखिल में से मेरे पास आए तो मेरे पास नेगेटिव और निखिल के पास पॉजिटिव, ठीक। इन द सेम वे अगर इसका उल्टा हो जाए, यानी निखिल के पास जाए तो निखिल के पास नेगेटिव और मेरे पास पॉजिटिव, ये चीज, ये इसको हम बोलते हैं बॉन्ड टू एटम। ऐसे क्या बोलते हैं, बॉन्ड टू एटम। ठीक है, सभी समझ आई बातें बेटा। दूसरा देखो फिर एक होता है एटम टू बॉन्ड। बॉन्ड से एटम पे कैसे जाएगा, इसी का बस रिवर्स कर दो, इसको इधर कर दो, बॉन्ड टू एटम हो जाएगा। ठीक, तो चलो देखते हैं इसको, ये उठा लेते हैं। ये सेम एग्जांपल उठा लेते हैं, बॉन्ड टू एटम कैसे जाएगा, एटम टू बॉन्ड कैसे जाएगा। अच्छा, कभी भी पॉजिटिव सेंटर से आप इलेक्ट्रॉन नहीं ले जा सकते, हमेशा इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, नेगेटिव वाले से। क्यों, क्योंकि नेगेटिव वाले के पास ही आपका इलेक्ट्रॉन जाता है। तो आप क्या करेंगे, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट करेंगे, नेगेटिव से कहां, पॉजिटिव की तरफ। तो यहां से आप इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट करा देंगे, इधर से इधर। तो ये क्या हुआ, एटम से कहां चला गया, बॉन्ड पे, एटम से बॉन्ड पे। ये क्या हो गया,
इस तरह से आपने बना लिया। तीसरी कंडीशन होती है बॉन्ड टू बॉन्ड, बॉन्ड टू बॉन्ड, बॉन्ड से बॉन्ड पे कैसे जाएगा। तो ये देख लीजिए, बॉन्ड टू एटम, एटम टू बॉन्ड और बॉन्ड टू बॉन्ड, ये कंडीशन होती, तीन कंडीशन होती है जहां से आप फिश एरो के थ्रू डिफरेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ले लेते हैं ना। देखो यहाँ पे एक बार वैलेंसी सेटिस्फाई करो, यहाँ होगा 2 3 4 2 3 4 2 3 4, वैलेंसी आप लोग सेटिस्फाई कर लीजिएगा अपने सिर्फ। अब बॉन्ड टू बॉन्ड की तरफ ले जाऊं, जैसे मान लो यहाँ से, अब देखो बॉन्ड कहाँ है, बॉन्ड, इसको बेटर होगा कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा है ना, तो आप इसे नंबरिंग कर लीजिए। कार्बन की क्या करो, नंबरिंग कर लो, जितने भी कार्बन है 1 2 3 4 5 6 जो भी सब नंबर कर दो। ठीक, या कार्बन ना हो, एटम हो तो भी नंबरिंग कर दो, तो कभी भी स्ट्रक्चर गलत नहीं होगा आपका। तो उस समय देखो, जैसे मैं देखो 1 और 2 के बीच में बॉन्ड है, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड नहीं है, 3 और 4 के बीच में बॉन्ड है, और 4 और 5 के बीच में बॉन्ड नहीं है। अब तुम्हें क्या करना है, बॉन्ड से बॉन्ड पे शिफ्ट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये लोकलाइज्ड होता है, इसकी शिफ्टिंग नहीं कर सकते, शिफ्टिंग इसमें ही करेंगे। किसके शिफ्टिंग करेंगे, पाई वाले की। किसके शिफ्टिंग करेंगे, निकल पाई वाले की। तो बेटा अगर मैं इसको यहां से यहां ले जाऊं, अगर मैं इसे यहां से यहां ले जाऊं, ठीक, तो उस समय ये वाला बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। एक एक करके धीरे धीरे करते हैं, बनाते हैं। ठीक, देखो 1 और 2 के बीच में बॉन्ड टूट गया, वन और 2 के बीच में बॉन्ड टूट गया, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड बन गया। तो देखो 1 और 2 के बीच में टूटा, और 2 और 3 के बीच में बॉन्ड बना दो, 1 2 3 4 5 6। जैसे ही ऐसा होगा तो बॉन्ड देखो यहां से गया ना, तो इस सेंटर पे तुम्हारा एक पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और जहां पे जाएगा, जैसे यहां गया तो यहां नेगेटिव कर देना तुम। ठीक है, तो इस तरह से बॉन्ड टू एटम पे शिफ्ट होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैंने कहा कि अब 3 और 4 वाला जो है वो कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, 4 और 5 के बीच में। तो 3 और 4 वाला कहां से शिफ्ट हुआ, यहां से यहां, तो ये यहां ना होके क्या होगा, यहां हो जाएगा। ठीक, अब देखो इन द सेम वे ये वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये वाला भी इसका एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड टू बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे बॉन्ड टू एटम शिफ्ट हुआ है, बाकी जगह वो क्या हो रहा है, बॉन्ड टू बॉन्ड, मतलब 1 टू बॉन्ड से 2 3 में गया, 3 4 से 4 5 में गया, इन द सेम वे। तो ये 3 मेथड है जहां पे आप एटम को, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं। पहला बॉन्ड टू एटम, दूसरा एटम टू बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड टू बॉन्ड। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिश एरो से आप रिप्रेजेंट करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे तो फुल फिश, 1 इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे तो हाफ फिश। क्लियर है इतनी बातें, क्लियर है इतनी बातें। इन सारी चीजों को आप रिवाइज करें, ठीक है, सो दैट अगले लेक्चर में जब हम आपसे मिलें तो आपको मैं पूरे स्ट्रक्चर को, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना सिखा दूं। और वहां पे भी मैं कई चीजें सिखाऊंगा आपको, जैसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है, एरोमेटिसिटी का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा यहाँ पे दूंगा। फिर आपको पूरा एरोमेटिसिटी अलग से कराऊंगा। तो ये रेजोनेंस का जो भी पार्ट है इसको आप देख लीजिए। जल्दी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हम लोग आपने काफ़ी चीज़ें सीखी आज भी, और आने वाले समय में भी आप धीरे धीरे ऑर्गेनिक में और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक, होप कि आपको ये समझ आया होगा। बेसिक चीज़ है, आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपको लेक्चर समझ में आना चाहिए। ठीक, तो अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो जरूर समझ आया होगा।
इसको मैंने थोड़ा सा फास्ट कराया है, थोड़ा सा फास्ट कराया है। ठीक, मैंने ना ज़्यादातर आप लोगों का नाम भी नहीं लिया आज, बट मुझे लगता है कि आपने इसे सीखा है, और अगर सीखा है तो जाते समय वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे, बट पहले आप सारा रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अगर आप बिना रिवीजन की क्लास में बैठेंगे, बिना रिवीजन की क्लास में बैठेंगे, तो हो सकता है कि एक दो क्लास के बाद आपको समझ ही ना आए। तो बेटर ये है कि आप जरूर पढ़ के आए, पढ़ना जरूरी है। ये सारी चीजें आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको नीट के एग्जाम में मिलेंगी। तो थैंक यू फॉर दिस, और आपके सपोर्ट के लिए कि आपने हिंदी से इंग्लिश में भी करना सीख लिया, आपने क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, और आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जो भी मैंने क्वेश्चन में देता भी हूँ, पूछता भी हूँ, आप उसका रिप्लाई भी करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, फिर हम लोग मिलते हैं। गुड बाय, गुड बाय, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। चलिए, ओके बाय।